And so now is the time to take action because there is no alternative. And from Thursday until the start of December, you must stay at home. You may only leave home for specific reasons, including for education, for work, let's say if you cannot work from home, for exercise and recreation outdoors with your household or on your own with one person from another household, for medical reasons, appointments, and to escape injury or harm, to shop for food and essentials, and to provide care for vulnerable people or as a volunteer. Michigan. Hello, Michigan. And thank you very much for 4 years ago, but I gave you a lot of auto plants, so I think we're even, right? And we have a lot more moving in, a lot more moving in. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे लंदन स्टूडियो से खुशामदीद। मैं हूं अहमद शाहीन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ़ अहम मामलात के ऊपर। अमेरिकन इलेक्शंस भी हैं, कल इनका इनेकाद किया जा रहा है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। जबकि बरतानिया में दोबारा से मुल्क गिर जो लॉकडाउन है उसका ऐलान कर दिया गया है, इसके भी मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सबसे अहम इशू की, जो आजकल ख़ास तौर पर जो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं उनमें उनका मौजू बना हुआ है और दुनिया भर में जो बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया है, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से मुनज़्ज़म अंदाज़ में जो चलने वाली मनफी मुहिम है इसका जायज़ा लेंगे, इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं की बात करेंगे। हालिया दिनों में इस सब का आगाज़ तब हुआ जब फ्रांसीसी सदर की जानिब से इस्लाम मुखालिफ बयान दिया गया और इसके साथ ही साथ उनके मुल्क में पैगम्बर इस्लाम के तौहीन आमेज़ खाके जो शाया किए जा रहे थे उन्होंने उनका भी दिफा किया। इसके बाद मुख्तलिफ़ मुस्लिम ममालिक ने शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया। फ़्रांस के हवाले से मुख्तलिफ़ बाइकआउट करने की जो मुहिम है वो भी सोशल मीडिया पर सामने आती रहीं और ख़ास तौर पर तुर्की ने काफ़ी सख्त स्टांस लिया इस तमाम मामले में। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ख़ास तौर पर यह कि क्या किसी मज़हब की तौहीन करना या किसी मजहबी शख्सियत की तौहीन करना ये भी आज़ादी इज़हार राय में आता है, और इस्लामोफोबिया जो है वो ख़ास तौर पे वेस्ट में यहाँ यूरोप में क्यों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में साथ देने के लिए मौजूद हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, यहाँ लंदन से ही सीनियर तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा, हमने देखा ये जो तमाम मामला है और इसमें काफ़ी सख्त बयानात भी आते रहे और मुख्तलिफ़ जो रद्द-ए-अमल हैं वो हमने देखा। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जो फ्रांसीसी सदर हैं उनका कहना ये था कि जो उन्होंने बयान दिया था इस्लाम मुखालिफ, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया और साथ ही साथ ये भी कि वो मुसलमानों के जो जज्बात हैं उनका एहतराम करते हैं। क्या उनके इस बयान से जो मामला है वो ठंडा पड़ जाएगा और जो तलखियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? थैंक यू वेरी मच अहमद फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। जो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इशू है तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए, और ये बयान जो एमेनुअल मैक्रोन का था जिसकी रिएक्शन में आप समझते हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर शमूल पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया सबकी तरफ से एक बहुत सख्त किस्म का रिएक्शन आया। वो मैं नहीं समझता कि आपका जो सवाल है कि वो उनके बयानिए से शायद मामला मध्यम पड़ जाए, बिकॉज हमें जाना पड़ेगा ज़रा सा गहरा कि इस वक्त फ्रांस में कई एक मुस्लिम तंजीम हैं जो कि ऑपरेट करती हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड ऑपरेट करती हैं। जैसे बरका सिटी एक बहुत मशहूर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अक्रॉस बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उनका नेटवर्क है, उसको बैन कर दिया गया है। तो आई थिंक जहाँ तक बयान का हिस्सा है, बयान तो उन्होंने दिया और उसके बयान के बाद उन्होंने कहा गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, वो एक दूसरी नैरेटिव की सिचुएशन है। लेकिन जब आप उनके एक्शन देखते हैं इस वक्त फ्रेंच गवर्नमेंट के,
वो एक्शंस जो हैं वो बेसिकली जो है वो एक डिफरेंट कहानी सुना रहे हैं। वो कहानी ये सुना रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि तमाम बेसिकली इकाइयाँ इन टर्म्स ऑफ फ्रांस के अंदर डिफरेंट लोग आबाद हैं, उनकी डिफरेंट बैकग्राउंड है, बहुत सारे तुनीशियन मुस्लिम वहाँ पर हैं, बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस हैं अहमद, जहाँ पे फ्रांस की आप समझ लें कॉलोनियल पास्ट रहा है फ्रांस का, अल्जीरियंस हैं। तो ये डिफरेंट अफ्रीकन नेशंस हैं जहाँ पे फ्रेंच गवर्नमेंट ने वहाँ के एसेट्स लूटे, वो लेकर आए। और लामहाला जो हम यूके में देखते हैं कि आपका जहाँ कॉलोनियल पास्ट होता है, आपका उनके साथ एक मेलजोल होता है और वो फिर उनकी आमदोरफ्त आपकी कंट्री में रहती है। इसी तरह फ्रांस में इस वक्त आमदोरफ्त डिफरेंट ममालिक के लोगों की है। तो आप ये नहीं कह सकते कि तमाम ममालिक जो है एकदम फ्रेंच हो जाएं। ये एक फ्रेंच जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात होती है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मीन कि व्हाट आई एम सेइंग। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स हाउ आई ड्रेस, how I carry out my life in general, how I interact with other people. I should have that freedom to do everything the way I think is closer to my culture and my commitment to my sort of religion, if I follow a religion, or my commitment to the humanity. अब वो चीज़ों को आप अगर लेके चले कि आपने बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस बंद कर दी, आपने पाबंदी लगा दी स्कार्फ पहनने पे, आपने पाबंदी लगा दी, एक मस्जिद आपने बंद कर दी, तो उन चीज़ों को देखते हुए मैं नहीं समझता कि उनके बयान से किसी चीज़ के ऊपर कोई असर आने वाला है। आई थिंक एक जनरल जो मुस्लिम उम्मा को जो रिएक्शन देना है वो एक कलेक्टिव रिएक्शन की बहुत ज़रूरत है। वो एक दूसरा सवाल बनता है कि मुस्लिम उम्मा उसको कैसे रिएक्ट करे। जी अच्छा जी आफ्ताब साहब हमने देखा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ लेकर ही इस तरह के जो मामलात हैं वो हर कुछ अरसे के बाद सामने आते हैं, लेकिन अगर एक अमल के ज़रिए से पूरी कम्युनिटी के जज्बात जो हैं उनको मजरूह किया जाता है, उसको ज़द पहुंचाई जाती है, तो क्या फिर भी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही कहा जाएगा? इसकी कोई लिमिट नहीं है? और किस तरह से मुमकिन हो सकता है इसके ऊपर जो आपने जैसे बात की कि मुस्लिम उम्मा को एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स देना होगा? हमने देखा मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज तो हो रहे हैं, बयानात भी आए, लेकिन क्या कोई सॉलिड रिस्पॉन्स इस तरह का किसी बैनुल अक़वामी फ़ोरम के ऊपर और कोई इसका ठोस लाहे अमल इख्तियार किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो वो क्या हो सकता है? आई थिंक इशू ये है इस वक्त के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो आपका पहला सवाल है अहमद, देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो एक आई वुड से लिबर्टी है वो हम सब अभी एंजॉय करते हैं। मैं और आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं भी अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो राइटर्स को उसको एंजॉय कर रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, और आप मुझसे सवाल भी उसी फ्रेमवर्क में पूछ रहे हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहें। बेसिकली वो उस हद तक बेसिकली जो कि हमारा एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क है उसमें रहते हुए, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक फ्रेमवर्क है। वो एक सूरत हाल ये बनती है कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहां तक दुरुस्त है जहां तक कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी और के जज्बात को ठेस ना पहुंचाए, या यू कैन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि यू कैन स्विंग योर स्टिक टिल द टाइम इट डज नॉट हर्ट माय नोज। तो आपको अपनी स्टिक को ट्विस्ट करने की इजाजत तो है, लेकिन उस वक्त तक इजाजत जब तक वो मुझे ना तकलीफ पहुंचाए। तो हो ये रहा है कि इस वक्त जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो सिचुएशन उसकी आड़ में जो काम किया जा रहा है फ्रांस में, और ये चीज़ एक मुतवातिर हो रही है एक अरसे से, बेसिकली जब से कि वो नामाकुल खाके छापे गए, उसके बाद से कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से उन मामलात को बेसिकली एक क्यूमुलेटिव अप्रोच नहीं ली, और उन्होंने बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेते हुए उस रिसाले को, उस जरीदे को और उन लोगों को बेसिकली ज़्यादा सपोर्ट किया, और ना कि ये देखें कि उनसे सिंपैथी करें जो कि एक जनरल पॉपुलेशन है जिसके एहसासात मजरूह हुए हैं, जो कि वो एहसासात जो हैं उनके अपने माँ बाप से ज़्यादा उनके लिए बेसिकली इम्पोर्टेंट है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो हर चीज़ से बालातर है बेसिकली। तो उसको आई थिंक कि वो समझ नहीं पाए, और वो फ्रेंच गवर्नमेंट अपने एक समझ लें कि एक बड़े क्लोज, जिसे कहते हैं इंसुलेटेड, आई थिंक गवर्नेंस स्ट्रक्चर उनका रहा, और उसी में वो इंसुलेटेड रहे, उन्होंने इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं की, और उसके बाद आप देखें कि वो काफ़ी हद तक मुसलमानों को उन्होंने काफ़ी वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की। जो आपका दूसरा सवाल है बेसिकली कि इसको हम कैसे मरबूत तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, हाँ, उसके लिए अहमद हमें सीखना पड़ेगा कि देखें कि मुस्लिम जो आप समझ लें कि जो कुव्वत है वो दुनिया में इस वक्त सेकंड बिगेस्ट रिलीजियस community है apart from Christian basically. So we are a huge number of on this planet. But ये है कि हमारी वो जो
हमारी वो जो कुव्वत है इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव, हमारी वो कलेक्टिव कुव्वत है इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द लॉज, और हमारी वो जो कलेक्टिव बेसिकली सोच है कि हम आगे चल के किस तरह बेसिकली जो गिवन इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम अपने जो मजहबी जज्बात हैं उनके तकद्दुस को पामाल होने से बचाएं। आई थिंक वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे इस वक्त। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत ये है, अलावा उसके कि लोग मुजाहरे कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो उसके अलावा आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मूव स्टेप अहेड। क्वालिटेटिव एक्शन की जरूरत है जो क्वालिटी ओरिएंटेड हो, जिसको मैं समझता हूँ कि हमें प्रॉब्ली इस वक्त जो है अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड एंड इवन नॉन मुस्लिम वर्ल्ड ऑल्सो, मैं समझता हूँ जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके साथ मिलके हमें एक 100 फ्रेंड्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम का एक खाका सा समझ में आता है। अहमद अगर आप इजाजत दें तो मैं कोशिश करूंगा कि वो हमें एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें यूनाइटेड यूएनओ एंड यूरोपियन यूनियन, देखें ये दो बहुत बड़े आप समझ लें कि सेंटर ऑफ पावर है वर्ल्ड के, बेसिकली हमें इन दोनों को सेंटर ऑफ पावर ऑफ द वर्ल्ड को बेसिकली इनको एड्रेस करना चाहिए। वो 100 फ्रेंड्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम के प्लेटफॉर्म के जरिए जो हमारी सिविक सोसाइटी है अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड, उसे हमें साथ लेकर आना चाहिए। हमें डेवलप करनी चाहिए कुछ पिटिशंस, बेसिकली उस पिटिशन की बेसिस के ऊपर उनसे कहें कि जिस तरह आपने दूसरी इकाइयों को, फॉर एग्जांपल मैं दूंगा एग्जांपल यहाँ पे ज्यूज की, उनके होलोकॉस्ट को जैसे आपने एक रुतबा दिया कि उसके खिलाफ नहीं कहा कोई चीज़ कही जा सकती, उसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता, तो उसी तरह आपको मुस्लिम जो बेसिकली एहसासात हैं उनको भी मजरू करने से आप उसको भी एक काबिल ज़द जुर्म करार देना चाहिए। और उसके लिए देखें अहमद, हम पाकिस्तान में, अनकरा में, इस्तांबुल में, जद्दा में, मलेशिया में, कहीं भी हम स्ट्रीट प्रोटेस्ट करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस स्ट्रीट प्रोटेस्ट की जो इम्पैक्ट है वो इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट नहीं आएगा। और हमें ये सोचना पड़ेगा कि मुसलमान कहाँ ये जंग हार रहे हैं इम्पैक्ट लाने की, और हम वहाँ ये जंग हार रहे हैं जहाँ हम इंस्टीट्यूशनली इंगेज नहीं हो पा रहे जो वर्ल्ड लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ। और हमें इसको सोच लेना चाहिए कि जब तक हम उनसे इंगेज नहीं होंगे हम अपने मतलब का अपनी मर्जी, अपने मतलब और अपने दीन को महफूज करने के लॉज नहीं ला सकेंगे। हमें इंगेज करना पड़ेगा, और वो इंगेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव इंगेजमेंट है। उसके लिए आप जैसे दोस्त और कई लोग ऐसे हैं जिनके जहन में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव व्यूज हैं, उनको हम साथ में ला सकते हैं। और हमें ये 100 फ्रेंड्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम के प्लेटफॉर्म से हमें ये क्रिएट करना चाहिए और हमें अब इंगेज कर देना चाहिए, बिकॉज इट्स हाई टाइम। अगर मुस्लिम उम्मा ने कोई एक्शन नहीं लिया और ओआईसी इसी तरह बैठा रहा, अरब लीग इसी तरह बैठी रही, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, वो प्लेटफॉर्म किसी काम के नहीं है। वी नीड टू क्रिएट न्यू प्लेटफॉर्म्स, वी नीड टू कम आउट विद सॉर्ट ऑफ सम फ्रेश थिंकिंग एंड implement some working arrangement। यकीनी तौर पे ये इस हवाले से आपने कुछ जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं उनका जिक्र भी किया आफ्ताब साहब। हमें एक और जो अहम मामला है उसको भी डिस्कस करना है, लेकिन इस हवाले से एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा। यकीनी तौर पे यूरोप में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद आबाद है, मुख्तलिफ ममालिक में, ख़ुद फ्रांस में एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं, और फिर यहाँ बरतानिया में भी मुस्लिम पॉपुलेशन एक नुमाया पॉपुलेशन है, नुमाया कम्युनिटी की हैसियत से जानी जाती है। तो अगर यूरोप में मुसलमानों के साथ इस तरह का रवैया रखा जाता है, और ख़ास तौर पे जो हमने अभी हालिया दिनों में देखा फ़्रांस की जानिब से सरकारी सतह पर भी, जिस तरह आपने भी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया, इदारों पर भी पाबंदी लगाई गई, एक मस्जिद को भी बंद किया गया और इस तरह के मज़ीद इक़दाम का अंदिया भी दिया गया है। अगर खुदा न खास्ता ये सख्तियाँ मज़ीद बढ़ती हैं तो यहाँ बरतानिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं इनको किस तरह से ये इसका असर ले सकते हैं, इनके ऊपर कोई असर आएगा, वो इस हवाले से आप क्या देखते हैं? आई थिंक अहमद बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और मैं ये कहूँगा कि इन शॉर्ट आंसर इसके आएगा जी। यू कैन नॉट अवॉइड दैट एंड वी विल बी सिली कि हम समझेंगे हम पे असर नहीं आएगा। देखिए जो बाकी यूरोप में होता है उसका असर बरतानिया में ज़रूर आता है, बट उसके जो अवामिल हैं, जिस तरह वो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, वो शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो। इसलिए कि जो बरतानिया, जो फ्रांस में मुस्लिम पॉपुलेशन है, आपको पता है सबसे लार्जेस्ट number of Muslim population is in France. So the biggest Muslim population in European countries is France, not UK. तो उसमें एक असर आएगा, और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम in UK can take a lead of taking these things forward और institutionally engage करने की कोशिश करें, इदारों को, यूनाइटेड नेशन को, यूरोपियन यूनियन को engage करने की जरूरत करें, बिकॉज हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ मुस्लिम MPs पूरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर यूके में सबसे ज्यादा है।
हमारे यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स की एक हमारी वो है ग्रुप है जिससे आप बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, मतलब आपके प्रोग्राम में बहुत लोग आते रहते हैं, तो दुरुस्त। उन लोगों की भी यहाँ पे एक आप समझ लें ओपिनियन फॉर्मिंग के ऊपर हमारे यहाँ पे एक अच्छी बेसिकली इम्पैक्टफुल हमारी पॉपुलेशन मौजूद है। क्वालिटेटिवली आई थिंक कि यूके के मुस्लिम थोड़े से आगे होंगे कंसिडरिंग फ्रेंच मुस्लिम्स, बट नंबर ऑफ पीपल आर देयर ज्यादा, लेकिन आई थिंक मुस्लिम इन यूके हैज टू टेक अ लीड, और हमें अपने आप को आज अगर हमने ये नहीं किया तो हमारी आने वाली नस्लें हमें नहीं बख्शेंगी। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इस हवाले से रहनुमाई की। हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है हमने उसमें गुफ्तगू की, यकीनी तौर पे बहुत संजीदा मसला है, हसास मामला है, जो इस्लामोफोबिया ख़ास तौर पे यूरोप में इस वक्त जिस तरह से हम उसका मुजाहिरा देख रहे हैं। अब बरतानिया के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कुछ। यहाँ बरतानिया में वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया कि जुमेरात के रोज़ से एक और मुल्क गिर लॉकडाउन किया जाएगा, और वजह यकीनी तौर पे आप लोग भी बखूबी जानते हैं, जिस तरह हालिया दिनों में तेज़ी से कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं, अमवात में भी इजाफ़ा हुआ है। वबा जब से शुरू हुई उसके बाद से तकरीबन 10 लाख अफराद बरतानिया में इससे मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 46,000 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक भी हो चुके हैं। अब जो फ्रेश लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जुमेरात से इसका आगाज़ हो जाएगा, और इसमें जो रेस्टोरेंट्स हैं और गैर ज़रूरी दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। घर से गैर ज़रूरी तौर पर निकलने पर भी पाबंदी होगी, मेल मुलाकात पर भी पाबंदी होगी, और इस तरह की मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ वो क्या हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जो स्कूल्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इतलात के मुताबिक खुली रहेंगी, इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, इस तमाम के ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा, ये जो हमने देखा अभी जो सेकेंड वेव भी अब तो हम उसका सामना कर रहे हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर जो कोरोना केसेस हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है, अमवात भी हो रही हैं। कितनी मदद मिलेगी ये जो सेकेंड लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, और ख़ास तौर पे इस सूरत हाल में कि जब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बंद नहीं किया जा रहा, जबकि पहले जो लॉकडाउन था हमने देखा था उनको भी बंद कर दिया गया था। आई थिंक इस पे अहमद, आई थिंक ये गवर्नमेंट लेट हो गई है अपने इकदाम को लाने में। आइडियली ये सिचुएशन ये बनती कि जिस वक्त जब स्कूल बंद थे, जैसे हमारे यहाँ पे अभी जो हाफ टर्म ब्रेक था, उसके साथ ही इनको लॉकडाउन की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, और ये कलेक्टिव लॉकडाउन हो जाता कि स्कूल कॉलेजेस एंड कपल्ड विद जनरल लॉकडाउन होता, तो ये एक हफ्ते के अंदर हम इतना पेस ले लेते और इतना वो सर्किट ब्रेकर के तौर पे, जैसे कि लेबर लीडर क्रेमर ने कहा बेसिकली कि उसके एस्टेवर ने कहा कि हम उसको बेसिकली यूज कर पाते और हम इसका एक अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता और हम वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते। अब इस वक्त ये चक्कर है कि हम यहाँ पे यूके में इस वक्त कैचअप गेम खेल रहे हैं। वायरस हैज प्रोग्रेस्ड अ लॉट बेसिकली। आप समझ लें कि इस वक्त मिलियन ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि एक लेवल पे हाँ वी आर डूइंग अ कैचअप गेम, और जब स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, और ज्यादातर तो देखिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तो ज्यादातर ऑनलाइन चले गए हैं, लेकिन स्कूल में अभी तक बच्चे जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वायरस है उसके जराए मौजूद हैं। ठीक है, तो मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक कि तकरीबन अराउंड आई थिंक 30% इफेक्टिवनेस तो आपके लॉकडाउन की वैसे ही खत्म हो गई, और उसके बाद जो आपका ये लॉकडाउन इतना इफेक्टिव नहीं है, और आप ये चाह रहे हैं कि आप इस महीने में वो लॉकडाउन को ऐसे वो लेकर आए कि आप क्रिसमस के करीब खोल सकें, तो आई थिंक इट्स अ फॉल्स होप बेसिकली जो इस वक्त गवर्नमेंट लोगों को दे रही है। बिकॉज जिस लेवल पे इस वक्त हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स की सिचुएशन मौजूद है, मैंने आप प्रोग्राम में आने से पहले कुछ मेरे जो डॉक्टर दोस्त ने उनसे बात की, तो इस वक्त NHS के तकरीबन तमाम ही हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त 100% कैपेसिटी पे काम करें, which means कि any new patient who would be coming in would not be able to get a bed in NHS hospitals. That's a very severe situation. जी अच्छा, आफ्ताब साहब आपने जिस तरह से जिक्र किया कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और मुख्तलिफ माहिरीन जो हैं वो इसी खदशे का इजहार कर रहे थे कुछ वक्त पहले भी, लेकिन जो वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन साहब हैं वो आमादा नहीं थे लॉकडाउन करने पे, और सर्किट ब्रेकर जिस तरह से आपने जिक्र किया उसके ऊपर भी नहीं, लेकिन फिर अचानक से उनको ये फ़ैसला लेना पड़ा। तो हालांकि वो इससे पहले जो टायर सिस्टम है उसको भी मुतारिफ़ करवा चुके थे, मुल्क के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उसमें मुख्तलिफ तरह की पाबंदियाँ फॉलो की जा रही थी, लेकिन फिर उनको अगर
लॉकडाउन ही करना था पूरा, तो पहले क्यों नहीं किया? और अगर अब कर रहे हैं तो फिर कुछ क्या आप समझते हैं कि वो अभी भी उनकी पूरी विल उसमें नहीं है, चूंकि स्कूल्स तो उसी तरह से ओपन रखे गए हैं? आई थिंक जो पहले जो सिचुएशन थी, ये इस वक्त बोरिस जॉनसन की जो पॉलिसी है, वो ये पॉलिसी चल रही है कि वो समझते थे कि हम जिसे हम कहते हैं ना ब्लस्टर एंड टॉकिंग वेरी वेरी फास्ट एंड क्विक could resolve the matter. आई थिंक इशू ये है कि ये साइंटिफिक इशू है, इसके लिए उनको एक अच्छी एडवाइस मिल रही है, लेकिन वो पॉलिटिकली अपने आप को इतना वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं पॉलिटिकली ये डिसीजन ले सकूंगा। अच्छा, वो गवर्नमेंट पॉलिटिकली डिसीजन लेने में हिचकिचा रही थी, जिसकी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है इस वक्त वेस्टमिंस्टर में। तो आई थिंक वो उनका ये था कि लोग जो है जनरल पब्लिक, इसलिए कि बोरिस जॉनसन को अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी का बहुत वो ख्याल रहता है और बहुत ध्यान रहता है। उनका जनरल लोग ये समझेंगे कि मैं अगर लॉकडाउन करता हूँ तो क्रिसमस नहीं हो पाएगी, लोग मिल नहीं सकेंगे, क्रिसमस शॉपिंग नहीं हो सकेगी, तो पीपल वुड ऑलवेज रिमेंबर मी समवन हु टुक अवे देयर क्रिसमस। आई थिंक दैट वाज हिज ओनली ऑब्जेक्टिव, और उसको सोचते हुए उन्होंने शुरू से लॉकडाउन की बेसिकली मुखालफत की, और वो गलत मुखालफत थी, इसलिए कि वो रियलिटी के अगेंस्ट चल रहे थे। और अब आप देखें कि उनको ये करना पड़ा एट दैट मोमेंट कि अगर ये पहले से ही इकदाम कर लेते तो आज वो अगर क्रिसमस के इतराफ अगर वो बेहतर क्रिसमस के करीब बेहतर रिजल्ट्स आ जाते हैं हमारे। अब ये हो रहा है कि वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स क्रिसमस, वी हैव गॉट अ वेरी सीवियर लॉकडाउन कमिंग इन एंड वी नेवर नो कि उसके बाद बेसिकली वो जो कह रहे हैं कि अर्ली दिसंबर में वो उसको उठाएंगे, तो उसे उठाने के एहतमाल भी होगा कि नहीं होगा, बिकॉज आई थिंक लुक्स लाइक इट कि वायरस हैज गॉन फार बियॉन्ड आवर कंट्रोल, आर रेट बहुत ऊपर जा चुका है। तो वो आई थिंक इनके लिए कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के लिए ये एक चैलेंज रहेगा, और ये अहमद मैं समझता हूँ कि यहाँ ये रुकेगा नहीं। इस वक्त कितने ऐसे दोस्त हैं कंजर्वेटिव में जो ये कह रहे हैं कि एक जनरल जो बैक बेंचेस हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द प्राइम मिनिस्टर, which is not a good sign basically। वो अपने जैसे लॉकडाउन का आज उन्होंने बिल पास करवा लिया, ये चीजें तो हो जाएंगी, लेकिन इशू ये होगा कि वन स्मॉल इशू ऑन टॉप ऑफ द अनदर स्मॉल इशू, तो वो जैसे कहते हैं ना कि द स्ट्रॉ व्हिच ब्रोक द कैमल्स बैक। तो आई थिंक ही इज लूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, जो एक बेसिकली उनकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी में है, विच इज नॉट टू से कि अचानक कल कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये स्लोली ग्रेजुअली बेसिकली अपनी वो जो पॉपुलैरिटी है उसमें इनको शायद इन हाउस ही कोई चैलेंज ना मिल जाए। जी अच्छा आफ्ताब साहब, यकीनी तौर पे जिस तरह से आपने तफसील से बताया जो जिस सिचुएशन से बरतानिया गुजर रहा है, और वज़ीर आज़म ने भी जिस तरह से ये फ़ैसला लिया, यकीनी तौर पे एक मुश्किल फ़ैसला था, पहले ले लिया जाता तो शायद हालात कुछ मुख्तलिफ होते, लेकिन अब भी जब लिया गया है हम देख रहे हैं मईशत पर पहले लॉकडाउन ने भी असरअंदाज किया था, और अब जब ऑलरेडी जो बरतानवी मईशत है वो रिसेशन का शिकार है, तो कितना मुश्किल होगा जो एक ख़ास तौर पे छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए, नौकरी पेशा अफराद हैं उनके लिए। आई थिंक जितना भी हम कहें वो कम होगा अहमद इस सिलसिले में कि छोटे बिजनेसेस, हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस, स्पोर्ट्स क्लब, आपके जो माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो सब बहुत सफ़र करेंगे इसकी वजह से। और आई थिंक बाय द ईयर एंड हम देखेंगे बहुत ज़्यादा रिडंडेंसीज अनाउंस होंगी, और बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो है इसकी वजह से जो है गलत पॉलिसी की वजह से वो अपनी जॉब भी अपनी बेचारे जो है ना लूज करेंगे। तो आई थिंक ये तो हमारी आई थिंक बिल्कुल क्लियर है ये मामला कि इसमें बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेज होने का इम्कान है। और ये देखिए, जब तक कि हमारे पास एक सॉलिड वेल टेस्टेड वैक्सीनेशन नहीं आ जाती, और उसके अलावा आजकल एक ट्रॉपिकल मेडिसिन की भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और अल्टरनेटिव मेडिसिन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आज टोनी ब्लेयर ने भी इसके बारे में बात की कि इनको एक कॉम्बिनेशन ऑफ जो वो है रेमेडी मेजर्स हैं वो लेने चाहिए, लेकिन बात ये है कि हम वैक्सीन से अब तकरीबन 6-8 महीने अभी भी पीछे हैं बेसिकली। तो उस वक्त तक यही सिलसिला अगर लॉकडाउन का आज खोला कल बंद किया, आज खोला कल बंद किया, वो चलता रहेगा, तो उससे इकोनॉमी बहुत मुतासिर होगी। और दूसरी चीज ये भी दिखाई रही है इसमें अहमद के, एक होता है डिसिप्लिन सोसाइटी,
जैसे आप साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया इज अ वेरी डिसिप्लिन सोसाइटी, चाइना इज अ वेरी डिसिप्लिन सोसाइटी कि गवर्नमेंट जो कहती है लोग वो बात मानते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। वहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं हुई जहाँ पे अचानक ताइवान में कि अचानक कोई लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो जाएं या सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो जाएं। आई थिंक पब्लिक ऑल्सो हैज टू रियलाइज देयर रिस्पांसिबिलिटी इन ऑल दिस बिकॉज वी आर इन दिस टुगेदर। वो वायरस का कोई मजहब, कोई दीन, कोई इनकम ब्रैकेट, कोई कोई किसी के साथ कोई भी किसी को रिलैक्सेशन नहीं देता। सॉरी, किसी को रिलैक्सेशन नहीं देता वायरस। वायरस किसी को बड़ा, वायरस हैज नो फ्लैग एंड नो फ्रंटियर्स बेसिकली, वो हर जगह चला। तो इसलिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि एज कलेक्टिवली हम यूके में, यूके पॉपुलेशन कितनी डिसिप्लिन है। मैं मतलब ये कि इट्स सैड टू से दैट हमारे यहाँ पे अभी तक हाइड पार्क के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ। व्हाई? आप देखें कि जिन लोगों ने अपने यूके में हमारे 40,000 से ज्यादा लोग इंतकाल कर चुके हैं वायरस की वजह से। तो यू नो नो गवर्नमेंट वुड लाइक दैट टू हैपन दैट ऑन देयर वॉच, बट इट हैज हैपेंड। आप उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आई थिंक वी हैव टू कम अक्रॉस बीइंग अ लिटिल बिट मोर डिसिप्लिन, अ लिटिल बिट एग्रीएबल विद द अथॉरिटीज। अथॉरिटीज ने अपनी एक किस्म से जो उनकी एक्विटी थी लोगों में, या उनकी एक जो आई कुड से कि उनकी जो एक उनकी वफादारी, ईमानदारी और इस तरह की चीज़ों की जो एक वो हैसियत थी, वो गंवा दी है ओवर द पीरियड। पॉलिटिशियंस के डिफरेंट कलर्स ने गलत पॉलिसीज अपना के, तो लोगों का उनके अंदर ट्रस्ट कम हो गया। आई थिंक दैट नीड्स टू बी रीबिल्ड। अच्छा आफ्ताब साहब, एक और जो अहम बात है मुख्तलिफ हलकों में वो डिस्कस भी हो रही है। हमने देखा जब से ये तमाम मामला शुरू हुआ, ठीक है पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ हो सकता है, टाइमिंग पे इख्तलाफ हो सकता है कि कौन सा फ़ैसला कब करना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने बहुत बड़ी और भारी तादाद में जो अपनी तरफ से कोशिश की है कंपनीज़ को, छोटी कंपनीज़ को भी, और जैसे फरलो स्कीम चलाई, उसके अलावा जो सॉफ्ट लोन्स दिए गए, उसके अलावा इमदादी पैकेजेस का ऐलान किया गया, तो बहुत बड़े एक भारी रकूम इस मद में ख़र्च की गई। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? यकीनी तौर पर कोई भी हुकूमत किसी भी मुल्क की हो वो इसको मुस्तकिल तौर पर तो जारी नहीं रख सकती। तो आने वाले दिनों में जब हम ये कोविड से, हम तो उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि जल्द से जल्द निकले, लेकिन जितने भी अरसे में अगर कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ चुका है बरतानवी मईशत के ऊपर, ख़ास तौर पे ये जो पैकेजेस अनाउंस करने पड़े, तो किस तरह से आने वाले दिन सख्त होंगे, या हुकूमत कुछ इस तरह की राह निकालेगी कि जितना उसने इन्वेस्ट कर दिया है वो लोगों के ऊपर आने वाले दिनों में बर्डन नहीं पड़ेगा? आई थिंक देखें, जो इकदाम किए वो तो एक तरह के यूनिवर्सल थे। अहमद, इस तरह के इकदाम सब मुल्कों ने किए। You could not get through without having the government support with you during this period. तो ये तो बिल्कुल इकदाम बिल्कुल सही थे और हर हुकूमत करती है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो आप समझ रहे हैं कि आपका सवाल है कि फ्यूचर में कैसे होगा। देखिए, फ्यूचर में दो चीज़ें होंगी जो कि मैं आपको बता दूं कि जो कि हम सिटी में काम करते हैं उसके हिसाब से हम बताएं कि दो चीज़ें होने वाली है। एक चीज़ ये होने वाली है कि फ्यूचर के अंदर टैक्सेशन बढ़ेगा हमारा। तो probably me you would be paying more taxes as we go forward because ये कोई किसी ने तो पे करना है। अच्छा, दूसरी उसमें सूरत ये होती है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज नॉट लाइक मेरे और आपके घर का बिजनेस अकाउंट नहीं है कि हमने बोरिंग कर ली, फिर हमने बोरिंग दे दी और हम उसी में फंसे रहे। गवर्नमेंट हैज गॉट मोर लिवर्स टू देमसेल्फ। दे कैन प्रिंट मनी, they can sell their gold, which UK has done already. They can find some new resources. For example, तेल निकल आया जिसे आप कहते हैं, वो निकल आया, या ये चीजें हो। तो गवर्नमेंट has a lot of levers to play with। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात जी। तो इतना कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसे नहीं होता कि जी कि ये पैसा कैसे आएगा। उनके पास काफी वो है, लेकिन जो दो बड़े इकदाम हैं वो ये होने वाले होंगे कि एक तो वो टैक्सेशन बढ़ाएंगे, दूसरा ये कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर मैं कहता हूँ कि एज दे गो फॉरवर्ड they print more money to fund the infrastructure projects। देखिए, इस पूरे मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपके रुक गए। उसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा फंडिंग जो है वो आपकी डे टू डे, जिसे कहते हैं ना, करंट अकाउंट में खर्च हो गई कि लोगों को उनकी डे टू डे तनख्वाहें मिलें, ये मिले, कि इकॉनमी का चक्कर बिल्कुल बंद हो गया था, शायद नहीं चल रहा था। तो इसलिए अब उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती है जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलता है, लोग उसमें एंगेज हो जाते हैं और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। तो गवर्नमेंट एक टैक्सेशन, दूसरा इन्फ्लेशन। बिकॉज जब गवर्नमेंट प्रिंट मनी करती है, गवर्नमेंट के पास पावर है प्रिंट मनी करने की, तो उससे जो होता है कि अफरात ज़र होता है कि सर्कुलेशन में मनी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन पीछे से प्रोडक्ट्स जो है, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं बढ़ती। तो उसकी वजह ये होती है कि फिर एक अगर बैग ऑफ पोटैटो है, उसको आप समझ लें कि आज ₹1 का, तो जब मनी
ज्यादा सर्कुलेशन में आ जाता है तो ₹2 उसको फॉलो कर रहे थे, ₹1 नहीं फॉलो कर रहे, ऑटोमेटिकली वो महंगा हो जाता है। यकीनी तौर पे आफ्ताब साहब बहुत तफसील से आपने इस सूरत हाल के ऊपर भी गुफ्तगू की और ख़ास तौर पे जो आने वाले दिन हैं उनका जो मंजरनामा है वो किस तरह का हो सकता है उसके ऊपर भी आपने आगाह किया। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने जो हमारे दोनों मौज़ूआत हैं उसके ऊपर तफसील से रहनुमाई की। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अब प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो अमेरिका के जो सदारती इलेक्शन है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अमेरिका से एक मेहमान भी हमारे साथ होंगे। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शन की, जिनका इनेकाद कल यानी कि 3 नवंबर को हो रहा है। हालिया सदर जो डोनाल्ड ट्रंप और उनके मुद्दे मुकाबिल जो बाइडन, उनमें से फातेह कौन ठहरेगा यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में इसका फ़ैसला हो जाएगा। इसी हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे कि इंतखाबी मुहिम कैसी रही, जो आइंदा आने वाला मंजरनामा है वो कैसा हो सकता है दोनों से दूर में से किसी एक के भी आने की सूरत में, और जो मुख्तलिफ पोल्स और सर्वे हैं वो क्या कह रहे हैं। हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं सैयद असफ़र इमाम साहब, सीनियर तजज़िया निगार हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू से उनका ताल्लुक़ है और एक सीनियर सहाफ़ी की हैसियत से बखूबी जाने जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सैयद असफ़र इमाम साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और ये बताइएगा कि क्या हालात हैं, कल इलेक्शन डे है और कैसी फ़िज़ा है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। हाँ देखें, बस कुछ ही घंटे रह गए इंतखाबात में जो फाइनल वोटिंग का अमल शुरू होना है। इससे पहले तकरीबन 9 करोड़ बल्कि 9 से 10 करोड़ के दरमियान, 10 करोड़ के करीब लोग वोटर जो है अपना हक राय दही पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं, और लिहाजा तवक्को है कि निस्फ इतनी ही तादाद या शायद थोड़ी बहुत इससे ज़्यादा वोटर्स यानी 3 नवंबर को अपने हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं है कि पोलिंग स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रश होगा। लेकिन इस बार जो इंतखाबी मुहिम चली है बहुत ज़ोरदार मुहिम चली है, और इस वजह से तवक्को ये की जा रही है कि टर्न आउट जो लोगों का होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, वो तारीखी होगा। एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक कोई 79% कम अज़ कम 79% तो वोटिंग के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बता दूँ कि ये जो आपने सवाल किया जी सैयद असफ़र इमाम साहब, बताए जा रहे हैं सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक। जी जारी रखिएगा, जारी रखिएगा। जी, बस मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो आपने सवाल किया कि सर्वे रिपोर्ट और ये जो पोल क्या बताते हैं, तो पोल तो यकीनन अभी तक जो बाइडेन, जो डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार हैं, जो बाइडेन उनके हक में है। लेकिन पोल के बारे में, पोल पर जो फैसला नहीं हो पाता। आपको पता है कि अमेरिका में जो अवामी जो पॉपुलर वोट्स हैं उसकी बुनियाद पे फैसला नहीं होता। पिछले इंतखाबात में हिलरी क्लिंटन ने कोई 29 लाख जायद वोट लिए थे सदर ट्रंप के मुकाबले में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। यहाँ है इलेक्ट्रोल रूल का, यानी वोट देते हैं बहैसियत मजमूई, रियासतें वोट देती हैं। तो अगर किसी रियासत में कामयाबी है तो उस रियासत के तमाम वोट जो इलेक्ट्रोल कॉलेज कहलाते हैं वो वोट मिल जाते हैं, चाहे वो उस रियासत को आप 1 वोट से या 2 वोट से भी कामयाबी हासिल करें, वो सारे के सारे वोट उनको मिल जाते हैं। तो इस तरह ये जो अगर पोल इस तरह से किया जाए, देखी जाए कि रियासतों की सतह पर कहाँ पे क्या सूरत हाल है, तो उसका तज्जिया ज़्यादा बेहतर होता है। इस वक्त अमेरिका में इंतखाबात के सिलसिले में जो 6 रियासतें जो हैं वो ज़्यादा लोगों की निगाहों का मरकज़ बने हुए हैं, क्योंकि इन 6 रियासतें ये स्विंग रियासतें कहलाती हैं। बहैसियत मजमूई तो कोई 12 के करीब, दर्जन भर के करीब ऐसी रियासतें हैं जो स्विंग कहलाती हैं, जो कभी डेमोक्रेट और कभी रिपब्लिकन के हक में फैसला दे सकती हैं। लेकिन इन स्विंग रियासतों में कम से कम 6 ऐसी हैं, और बल्कि 3 तो ऐसी हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप ने पिछले इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। इसके बावजूद कि ये रियासतें डेमोक्रेट रियासतें तस्वर की जाती हैं, यहाँ गवर्नर डेमोक्रेट्स है, लेकिन सदर ट्रंप ने कामयाबी हासिल की थी, कम मार्जिन से हासिल की थी, लेकिन कामयाबी हासिल की थी, जिसकी वजह से इनके सारे इलेक्टोरल जो वोट सदर ट्रंप को मिल गए थे। अगर इनमें कम से कम 3 रियासतें, मिशिगन है, ये पेंसिल्वेनिया है, और इसके अलावा विस्कॉन्सिन है, अगर इसमें इन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की तो उनके कामयाबी के इम्कानात कम हो जाएंगे, उनके मुमकिन नहीं होगा कि वो कामयाब हो सके। और ये जो स्विंग रियासतें 6 रियासतें हैं, इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ भी बहैसियत मजमूई जो बाइडेन को बरतरी हासिल है, वाज़ेह बरतरी हासिल है। और मैं सिर्फ ये बता दूं कि 6 रियासतें जो हैं, एक विस्कॉन्सिन, मिशिगन,
पेंसिल्वेनिया, ये तो 3 बड़ी अहम रियासतें हैं। उसके बाद 3 मजीद हैं, एरिजोना, फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना। तो ये जो पहली 3 रियासतें हैं, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, इसमें तो रवायती तौर पे डेमोक्रेट जीतते रहे हैं। लेकिन अब इस बार भी तवक्को ये की जा रही है कि डेमोक्रेट कामयाबी हासिल कर लेंगे। पिछले इंतखाबात में वो इसलिए हारे थे कि डेमोक्रेट तकसीम थे। बर्नी सैंडर ने हिलरी क्लिंटन को बर वक्त उसकी हमायत नहीं की थी, और बर्नी सैंडर के बहुत ज़बरदस्त जो हामी थे बहुत बड़ी तादाद में, वो उन्होंने नाराज़गी में शायद वोट भी नहीं दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो बाइडेन के लिए बर्नी सैंडर अब इब्तदा से ही इनके साथ हैं। तो गालिब इम्कान है कि इस बार डेमोक्रेट वोट तकसीम नहीं होगा और वो कामयाबी हासिल कर सकेंगे। लिहाजा बज़ाहिर ये तमाम शवाहिद और ये बता रहे हैं कि जो बाइडेन जो है वो उनको कामयाबी नज़र आ रही है। कामयाबी नज़र आ रही है यकीनी तौर पे। इसके अगर वो वाकई ही कामयाब होते हैं तो क्या मंजरनामा होगा, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन असफर इमाम साहब, इस हवाले से बताइएगा कि कौन से ऐसे बुनियादी इश्यूज़ रहे हैं जिनको बुनियाद बनाकर दोनों जो उम्मीदवार हैं, जो दोनों बुनियादी उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई है। देखें, इस वक्त सबसे अव्वलीन जो टॉपिक है वो कोरोना के वबा और इससे निपटने में सदर ट्रंप की जो कोशिशें थी, और वो है दोनों अपने अपना मौक़िफ़ रखते हैं इस हवाले से। सदर ट्रंप ने कल यहाँ पेंसिल्वेनिया में खिताब भी किया है, और वहाँ जो कोरोना की वजह से जो पाबंदियाँ लगाई गई, जो कारोबारी दफातर और ये वगैरह बंद किए गए, उनको जोर दिया है कि उसे खोला जाए। वो ये समझते हैं कि अमेरिका की मईशत को इससे ज़बरदस्त नुकसान पहुँचेगा, और बिलाशुबा जो ये सारी बंदिशों से तमाम माशी सरगर्मियाँ मुअत्तल होने की वजह से मईशत के ऊपर इसके असरात आते हैं। तो वो इस हवाले से तशवीश में मुब्तला हैं, और उनकी कोशिश होती है कि अमेरिका बंद ना हो सके। और उन्होंने सदर जो बाइडेन के ऊपर इल्ज़ाम भी यही लगाया कि ये अमेरिका को बंद कर देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि इस वबा में की सूरत हाल क्या है। वबा ने अमेरिका को बुरी तरह लपेट में ले रखा है। यानी एक दिन में तकरीबन 1 लाख केसेस नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो हम इस वबा पे अमेरिका में कंट्रोल नहीं हो पा रहा। बिल्कुल इसके पड़ोस में कनाडा है, इंतहाई खूबसूरती से उन्होंने कंट्रोल किया है। उन्होंने लोगों को घरों में बैठा के कुछ पाबंदियां लगाई, और उस बतदरीज बाद में वो पाबंदियां खोली। यहाँ तक कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो बॉर्डर है, उन्होंने वो भी बंद कर रखा है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ से लोग वहाँ चले जाते थे और वो कोरोना मुंतकिल करने का जरिया बन सकते थे, तो उन्होंने बंद किया हुआ। लेकिन लोग वहाँ के से कहते हैं कि वहाँ की जो इंतजामिया है, वहाँ की हुकूमत ने बड़े मौसर इक़दाम किए थे, लेकिन उसके मुकाबले में अमेरिका में लोग सदर ट्रंप की जो कोशिशें हैं उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बल्कि जो बाइडेन इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तमाम जो वबा फैली हुई है, इसकी जिम्मेदारी सदर ट्रंप पर आयद होती है, क्योंकि उन्होंने बेहतर हिकमत अमली इख्तियार नहीं की। और ज़ाहिर है इस वबा के नतीजे में जो मईशत के ऊपर असरात हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, और ज़ाहिर है उसके असरात भी। हालांकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि सिर्फ यानी पिछली 1 तिमाही में अमेरिका की जो इकॉनमी है 7.4% उसमें बेहतरी आई है, बहाली हुई है। और सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि वबा ख़त्म होते ही तमाम इकॉनमी बहुत तेज़ी से बहाल होगी। असल में बात यह कि ये कहा जा सकती है कि सदर ट्रंप तो बज़ाहिर कामयाब नजर आ रहे थे माजी में। अगर ये कोरोना की वबा नहीं आती तो यकीनन उनके दौर में मईशत ने जिस तरीके से बेहतरी हासिल की थी, जो उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने दीवार तामीर करने का वादा किया था वो भी बना लिया। उन्होंने जॉब्स बैरून मुल्क से वापस लाने की बात की थी, यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट डेवलप करने की बात की थी। इन तमाम में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, और यहाँ पे उसके नतीजे में मईशत बेहतर होना शुरू हो गई थी। तो इसका क्रेडिट बहरहाल उनको जाता है, और उसके नतीजे में तवक्को यही थी कि वो कामयाबी हासिल कर लेंगे सेकंड टर्म में, क्योंकि रवायती तौर पे अमेरिका में सेकंड टर्म तो आमतौर पर अवाम जो है उनको देते हैं। वो ये समझते हैं कि कम अज़ कम एक टर्म में अगर वो अपने मकासद को हासिल नहीं कर सके तो सेकंड टर्म में अवाम के लिए जो कुछ वो प्रोग्राम रखते हैं वो कर सकें। तो लेकिन अब जो ये वबा की सदा है सूरत हाल है, वो इसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, और ये सबसे अहम मौजू इस वक्त इंतखाबात टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। अच्छा असफर इमाम साहब, आपने गुफ्तगू के शुरू में इस बात का इजहार भी किया कि बहुत से लोग अर्ली वोटिंग का फ़ायदा उठाकर वोट कास्ट कर भी चुके हैं, और पोस्टल बैलेट की सहूलत भी मुयस्सर होती है अमरीकी इंतखाबात में, उसका भी फ़ायदा उठाया लोगों ने और वोट कास्ट किए हैं। जो सदर ट्रंप हैं उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी की पोस्टल बैलेट पर, और मुसलसल वो इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात देते रहे हैं। इसकी वजह बताइएगा, उनको क्या एतमाद नहीं था सिस्टम पर, या किस वजह से वो पोस्टल बैलेट के जो सिस्टम है उसको तनकीद का निशाना बनाते रहे?
जी बिल्कुल, सदर ट्रंप ने इस तमाम सिस्टम पे शकूक शुबहात का इज़हार किया और वो मुस्तकिल इन शकूक शुबहात का इज़हार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैनिपुलेट हो सकती है इंतखाबी नताइज, और देखें ना, ये जो 3 नवंबर के इंतखाबात होते हैं, शाम में उसके नताइज आ जाते हैं। जी। लेकिन इस वक्त अर्ली वोटिंग हुई है, उनकी गिनती, फिर जो डाक के ज़रिए वोटिंग आएगी, तो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इंतखाबी नताइज 3 नवंबर की शाम नहीं आ सकेंगे, और इसमें हफ्तों लग सकते हैं, और बाद लोग खदशात जाहिर करते हैं कि महीनों लग सकते हैं। तो अगर इंतखाबी नताइज ताखीर से आए तो उसके अंदर मैनिपुलेट हो सकता है। इस बात के खदशात का इजहार सदर ट्रंप मुस्तकिल कर रहे हैं। बल्कि एक ज़राए ने दावा किया, जिसको जो बाइडेन ने बड़ा उसको एक यानी तनकीद का निशाना भी बनाया। वो ये कहते हैं कि सदर ट्रंप कहते हैं कि मैं सारे शवाहिद को देखते हुए इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दूंगा, और इसे, लेकिन उसको दूसरे कैंप में बिल्कुल मनफी मानों में लिया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि सदर ट्रंप इन इंतखाबी नताइज को कहीं वो तस्लीम ना करने, और बल्कि जो उसको नताइज को इंतखाबात के अमल को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। तो ये इल्ज़ामात का सिलसिला है जो आमतौर पर ये इंतखाबी मुहिम के दौरान इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक तशवीश तो है अमरीकी अवाम के अंदर कि इंतखाबी नताइज में ताख़ीर की सूरत में, और जो वहाँ पे तनाज़ा डेवलप होगा, पैदा होगा, उस सूरत में मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल कहीं पैदा ना हो जाए। क्योंकि बहरहाल सियासी पोलराइजेशन तो बहुत है, सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा तफरीक नज़र आ रही है, और कई जगहों पे रियासतों में बाज़ाब्ता तसादुम की कैफियत भी बनी है। तो आपने देखा न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स ने, अपने रिपब्लिकन ने इंतखाबी जुलूस निकाला, तो उसके ऊपर अंडों की बारिश की गई, और वहाँ पे काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हुए हैं इस सिलसिले में। तो ये तो सिलसिला है वो पे। अब ये सबसे बड़ी तशवीश इस वक्त आवाम के अंदर है, वो यही है कि इंतखाबी अमल के बाद कोई अमन व अमान की सूरत हाल पैदा ना हो। यकीनी तौर पे असफर इमाम साहब, कुछ इस हवाले से भी अब हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि अगर जो बाइडन साहब जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और इंटरनेशनल हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि सदर ट्रंप, आपने मुल्की सतह पर तो बहुत तफसील से बताया जो सदर ट्रंप ने इक़दाम किए अमरीकी मईशत को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर भी उन्होंने कुछ बड़े बड़े काम किए हैं, ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस है, और कुछ जो अपनी इनखला अफवाज का इनखला है उस हवाले से भी, और फिर मशरिक़ वस्ता में जो एक अमन का पूरा अमल उन्होंने शुरू किया। तो अगर जो बाइडन साहब कामयाब हो जाते हैं, जो सदर ट्रंप ने इक़दामात ये शुरू कर रखे हैं, आप इनका मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि इन इक़दामात में कोई तब्दीली आएगी, क्योंकि बहरहाल ये एक बहसियत मजमूई अमरीकी पॉलिसी होती है, उसके तहत जाते हैं। अमरीका सदर ट्रंप ने जो पॉलिसी अख्तियार की थी कि वो जंगों से निकलेंगे ताकि अपने वसाइल को अपनी आवाम में इस्तेमाल कर सकें। तो सदर ट्रंप ने जिस अंदाज से फौजों के इनखला की जो बात की थी, मुमकिन है कि इस इनखला में थोड़ी सी रफ्तार जो है इसकी सुस्त हो जाए, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि बहरहाल ये एक अमरीकी पॉलिसी है, और उसके मुताबिक ये जो पीस प्रोसेस है, फौजों का इनखला है, फौज जंग से किनारे कशी के रास्ते हैं, वो अमेरिका इस पर अमल करेगा। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि अमेरिका में इंटरनल जो सूरत हाल है ना, वो सबसे ज़्यादा मौजूद बहस है। इंतखाबात के पर उसके असरात हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे। माफ़ कीजिएगा, ये जो बाइडेन ने बहरहाल उन्होंने ये तो अनाउंस किया है कि ये पेरिस एग्रीमेंट जो एनवायरनमेंट के हवाले से है, जो जिससे अमेरिका निकल आया है बाहर, जो बाइडेन ने अनाउंस किया है कि वो इस पे दोबारा दस्तखत करेंगे, दोबारा शामिल होंगे। तो कुछ तो थोड़ी बहुत तब्दीली यकीनन आएगी, लेकिन ये जो फौजों के इनखला के हवाले से प्रोग्राम है, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई खास तब्दीली आएगी। और ये एक पॉलिसी बहरहाल एक अमरीकी हुकूमत की है, जो भी हुकूमत में होगा वो इस सिलसिले को लेकर। असफर साहब, बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शॉर्ट सा इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको किसके साथ खड़ी नज़र आती है इन दोनों उम्मीदवारों में से, उसकी जो बड़ी तादाद है? देखिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी कोई खास मैटर तो करती नहीं है, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी जो बहसियत मजमूई है वो भी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। बहुत कम तादाद में, 1% से भी कम तादाद में लोग हैं यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तानी कम्युनिटी और बहसियत मजमूई मुस्लिम कम्युनिटी इस बार ज़्यादा मुतहर्रिक है। सदर ट्रंप की हिमायत में पिछले इंतखाबात में कोई 17% मुस्लिम कम्युनिटीज थी, लेकिन इस बार उनकी हिमायत बढ़कर कोई 19% हो गई है। लेकिन
78% जो मुस्लिम है और पाकिस्तानी है, ये जो बाइडन और डेमोक्रेट की हिमायत कर रहे हैं। दुरुस्त। तो सैयद असफर इमाम साहब, जो है थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे और जो अमरीकी इंतखाबात हैं ख़ासतौर पे उसकी मुहिम के दौरान जो जिस तरह से वहाँ पे सिचुएशन है उसका आपने तफसीली जायज़ा भी पेश किया, हमारी रहनुमाई की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, बिल्कुल प्रोग्राम के हम आखिर में पहुंच चुके हैं। आज का सिग्नेचर टॉक था, मुख्तलिफ हवालों से हमने गुफ्तगू की, इंटरनेशनल जो मामलात हैं उनका हमने जायज़ा लिया। यकीनी तौर पे आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।